हेलो एवरीवन। आज की कहानी है सास का अद्भुत जवाब। रामस्वरूप जी के चार बेटे थे, जिसमें से 3 बेटे अच्छी पोस्ट पर सरकारी नौकरी करते हैं। तीनों अलग अलग शहर में अपने अपने परिवार लेकर शिफ्ट हो गए हैं। बस उनका एक बेटा जो कि रामस्वरूप जी और मेनका जी के साथ ही रहता है, क्योंकि उसकी आमदनी कम थी। वो एक प्राइवेट जॉब करता था, जिस कारण रामस्वरूप जी अपनी पेंशन की पैसों से अपने तीसरे बेटे विवेक की मदद कर दिया करते थे। बाकी उनके और तीनों बेटों को पिता के पेंशन से कोई लेना देना नहीं था। रामस्वरूप जी रेलवे में काम करते थे। वो अपनी नौकरी के कार्यकाल में ही अपने सभी बेटों को पढ़ा लिखा कर शादी कर चुके थे, या ऐसा कहे कि अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके थे। बस अब अपने बुढ़ापे के समय को अच्छे से जीना था उन्हें। लेकिन एक दिन उनकी पत्नी मेनका जी उनसे कहा कि सारी उम्र तो बीत गई बच्चों की परवरिश करने में और उन्हें सेटल करने में। अब तो सब अपनी अपनी जिंदगी में अच्छे से सेटल हो चुके हैं, क्यों ना अब हम 4 धाम की यात्रा पर चले। अभी थोड़े हाथ पैर सलामत है तो घूम लेते हैं, नहीं तो और उम्र ढलने पर चला भी नहीं जाएगा। मेरी बहुत इच्छा है धार्मिक स्थलों के दर्शन करने के। हमारे आस पड़ोस में या हमारे रिश्तेदारों में जितने भी लोग हमारे उम्र के हैं, सभी केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, काशी विश्वनाथ, वैष्णो धाम, काली घाट और ना जाने कौन कौन से धाम सब घूम आए हैं। अभी पिछले महीने ही आपकी बड़ी बहन भी हरिद्वार घूम कर आई है। फोन कर मुझसे सारा यात्रा वृतांत बता रही थी। मेरा भी बहुत मन कर रहा इन जगहों पर जाने का। आगे मेनका जी फिर बोली, पता है आपको आजकल तो धामों के दर्शन कराने के लिए कितनी एजेंसियां निकल गई हैं। बस पैसा दीजिए और टेंशन फ्री हो जाएगी। वे लोग सारा इंतजाम कर देते हैं। मेनका जी के इतनी उत्सुकता भरी बातों को सुनकर रामस्वरूप जी चिंतित स्वर में कहते हैं, पर मेनका, मेरे हाथ में तो एक भी पैसा नहीं है। मैं तुम्हारी ये इच्छा कैसे पूरा कर पाऊंगा। इतना बोलते हुए रामस्वरूप जी का गला भारी हो गया। फिर उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में रखते हुए कहा, आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। मेरी जितनी कमाई थी उतने में ही तुमने पूरा संसार संभाला। अपने 4 बेटों को पढ़ाने लिखाने और उनकी शादी में अपने जीवन भर की सारी कमाई लगा दी। कुछ भी तो बचा न सका अपने बुढ़ापे के लिए। सोचा था चलो अभी कुछ नहीं बच रहा तो कोई बात नहीं, कम से कम रिटायर होने के बाद के पैसे तो बचेंगे, लेकिन वो भी नहीं बच पाया। रिटायरमेंट के पैसों से ये घर जो खरीद लिया, अब रिटायर होने पर सरकारी क्वार्टर भी तो छोड़ना पड़ता है, रहते कहाँ। और ऊपर से विवेक की भी अच्छी कमाई नहीं है। घर चलाने के लिए सारे पेंशन के पैसे बहू के हाथ में दे देता हूँ। मेरे पास तो कोई भी बचत नहीं है। मैं तुम्हारी ये इच्छा कैसे पूरा करूं मेनका। आज मैं अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहा हूँ। मेनका जी अपने पति की रुआसी आवाज से पूरी तरह पिघल गई। उनके आंखों में भी आंसू आ गए। अपने आंसुओं को अपने पति से छिपाती हुई मेनका जी ने कहा, कोई बात नहीं जी, भगवान तो सब जगह होते हैं। मैं यहीं से सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर लेती हूँ। वैसे भी आप जहाँ वही मेरी 4 धाम है जी। आधी सी उम्र तो कट चुकी है, अब बाकी भी बस इसी तरह हंसी खुशी कट जाए। फिर थोड़ी देर शांत रहने के बाद रामस्वरूप जी बोले, मेनका, एक काम करते हैं, अपने बड़े बेटे विकास को फोन करते हैं, हमें कुछ पैसा भेज देगा तो मैं तुम्हें घुमा लाऊंगा। नहीं जी, कोई काम नहीं है किसी भी बेटे से पैसे मांगने की। सब अपनी दुनिया में इतने मस्त है कि कभी कोई फोन कर हमारी हालचाल भी नहीं पूछता। जानते हैं सभी कि इन बुढ़े बुढ़ियों के पास क्या है जो हम उन्हें देंगे। फिर भी अगर आपका मन नहीं मानता तो आप फोन कर पूछ लीजिए। रामस्वरूप जी को लगा शायद मेनका अपने बेटों के फोन ना करने से नाराज है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है। लेकिन हुआ वही जो मेनका जी ने कहा। रामस्वरूप जी के बाहर रह रहे तीनों बेटों ने उनसे पल्ला झाड़ लिया, यह कहकर कि पिताजी, आप तो पेंशन उठाते हैं तो आपको फिर किसी और से पैसे लेने का क्या काम है। एक ने तो यहाँ तक बोल दिया कि हमारे भी तो इतने खर्चे हैं, कुछ बच नहीं पाता, पर हम कभी आपसे मांगते हैं। अपने बेटों का जवाब सुन रामस्वरूप जी समझ गए कि भले ही मैंने इन लोगों के लिए सब कुछ किया, लेकिन इनसे मदद मांगी तो ये मेरी पेंशन मुझे ही दिखा रहे हैं।
फिर रामस्वरूप जी ने सोचा कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा और अपनी पत्नी मेनका से बोले, अब अपने ही पेंशन के पैसों से हम चलेंगे घूमने। पर कैसे जी? मेनका जी पूछती रह गई और रामस्वरूप जी बाजार के लिए निकल गए। तभी मेनका जी की बहू मम्मी ने कहा, मम्मी जी, पापा जी बाजार से आ जाए तो उनसे कह देना आज ही बैंक चले जाए। कल से 4 दिनों तक बैंक की छुट्टी है, बैंक बंद रहेगा तो पैसे निकाल नहीं पाएंगे। आज ही जाकर पेंशन के सारे पैसे निकाल ले। घर खर्च के सारे पैसे खर्च हो गए हैं। अगर मैं आप लोगों को याद न कराऊं तो पेंशन के पैसे निकाल ही नहीं सकते। महीने के 4 दिन पार हो गए हैं और अभी तक पेंशन के पैसे निकाल कर मेरे हाथ में नहीं दिए। मेनका जी की बहू ने उन पर चिल्लाते हुए कहा, बहू, इस बार तुम्हारे पापा जी पूरी पैसे नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम लोग 4 धाम यात्रा करने जाने वाले हैं। क्या आप दोनों घूमने जा रहे हो? घूमने के चक्कर में कहीं बीमार होकर आ गए तो समझ लेना मैं आप लोगों की सेवा नहीं करूंगी। पड़े रहना दोनों एक कोने में। आने दीजिए आपके बेटे को, अभी शिकायत लगाती हूँ कि कितना फालतू खर्च करने लगे दोनों बुढ़े बुढ़िया। हम दोनों से पूछे बिना आपने घूमने का प्लान कैसे बनाया? बहू की बातों को सुनकर मेनका जी को समझ आ गया था कि बेटे के आने के बाद घर में अच्छा खासा हंगामा होने वाला है, क्योंकि हमेशा से तो यही होता आया है कि पेंशन के पैसे रामस्वरूप जी अपनी बहू को देने होते हैं और बहू उन पैसों को अपने हिसाब से खर्च करती है। किसी महीने अगर रामस्वरूप जी अपने पेंशन में से 1-2 हजार निकाल लेते हैं तो बहू उन पर भी कलह करने लगती है। एक बार रामस्वरूप जी ने अपनी पत्नी को दिवाली पर साड़ी लाकर दे दी तो पेंशन में से कुछ पैसे कम देखकर बहू ने घर में बवाल ही मचा दिया था। अब तो आधी पेंशन ही कम हो जाएगी तो पता नहीं बहू कितना बवाल करेगी। जैसे ही मेनका जी का बेटा विवेक अपने ऑफिस से घर आया, उनकी बहू पम्मी ने उसको सब कुछ मिर्च मसाला लगाकर बता दिया। विवेक अपने माता पिता पर भड़कते हुए उनके कमरे में आया और चिल्लाते हुए बोला, यह मैं क्या सुन रहा हूँ पापा? इस महीने की 5 तारीख हो गई और आपने अपने पेंशन के पैसे निकाल कर नहीं दिए हैं और तो सारे पैसे हमसे पूछे बिना खर्च कर दिए। अब बताओ इस महीने का राशन का खर्चा कौन चलाएगा? मैं तो अपने पैसों से आपको 2 रोटियां भी ना दूं। अगर आपने पेंशन के पैसे नहीं दिए तो मैं अपना 1 पैसा भी आप लोगों के खाने पीने पे खर्च करने वाला नहीं हूँ। इतना फालतू का खर्च करते हैं और फिर इस बुढ़ापे में आपको घूमने जाने की क्या जरूरत पड़ी है? आराम से घर पर नहीं रह पा रहे हैं और ज्यादा ही कहीं घूमने का मन था तो पास के ही मंदिर घूम आते। इस बार रामस्वरूप जी भी चुप होने वाले नहीं थे। बहू बेटों की बंदिशों से तंग आ गए थे। आज उन्होंने भी पक्का मन बना लिया था कि अपने बेटे को अच्छे से सुनाकर रहेंगे। हमेशा अपने बेटे की सुनते आए हैं, हमेशा अपने बेटे बहू की बातों को सुन सुनकर चुप हो गए, लेकिन आज वो चुप नहीं रहेंगे। रामस्वरूप जी अपने बेटे बहू से कहते हैं, क्यों बेटा, हमारा घूमना तुम्हें दिखाई देता है पर अपना घूमना नहीं दिखाई देता? जो हर रविवार को तुम पिक्चर देखने जाते हो, साल में 2 बार घूमने जाते हो, बाहर खाना खाकर आते हो, अपने लिए तो खूब पैसा खर्च करते हो, जबकि हम दोनों घर पर ही खिचड़ी बनाकर खा लेते हैं। हमारे लिए रोटी सब्जी बनाने से भी तुम्हारे घर के खर्च बढ़ जाते हैं, लेकिन तुम्हारे बाहर घूमने से, पिक्चर देखने से, बाहर का खाना खाने से और शॉपिंग करने से खर्च नहीं बढ़ते। अपने लिए खूब खर्च करते हो, हमारे लिए जरा सा भी खर्च हो जाए तो तुम गिनाने लगते हो। और भूल गए क्या अभी 2 महीने पहले ही तुम और बहू शिमला घूम कर आए हो? तुम दोनों और 2 बच्चे, 4 लोगों का हवाई जहाज के टिकट का कितना खर्च आता है? साल में 2 से 3 बार घूमने जाते हो। हमने तो तुम्हें कभी नहीं रोका टोका कि तुम कहाँ जा रहे हो, पैसे क्यों खर्च कर रहे हो। फिर आज जरा सा पैसे खर्च करके हम घूमने जा रहे हैं तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? पिताजी, मैं आपसे पैसे मांग कर खर्च नहीं करता हूँ, अपने पैसे खुद कमाता हूँ और अपने पैसों से घूमने जाता हूँ। दमकते हुए विवेक ने कहा, तो मैं कौन सा तुमसे पैसे मांग कर जा रहा हूँ? मैं भी अपने पेंशन के पैसों से ही घूमने जा रहा हूँ। मैंने भी तो तुमसे पैसे नहीं मांगे हैं। पिताजी का जवाब सुनकर विवेक गुस्से में तमतमा गया।
वह माता पिता जो हमेशा उसकी बातें सुनकर चुपचाप से अपने कमरे में चले जाते थे, उनकी पेंशन का सारा हिसाब किताब मेरी पत्नी देखती थी, आज उनको इस तरह से सुना रहे हैं, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है पिताजी, आपने घूमने का प्लान बना लिया है तो इतना समझ लीजिए, इस घर में मैं आपको फोकट का नहीं खिलाऊंगा। खर्च के लिए पैसे देंगे तो आपको बनी हुई रोटियां मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आप लोगों को बनाकर खिलाऊं। इतना कहकर बेटा कमरे से निकल गया। बेटा, इतने दिनों से अपने पेंशन के पैसे से मैं तुम सब के खाने का खर्च चला रहा हूँ, मुझे तो कभी समस्या ही नहीं हुई, लेकिन आज 1 महीने के लिए अपने पेंशन के पैसे मैंने अपने ऊपर खर्च कर लिए कि तुमने तो मुझे एक दिन भी अपने पैसे से खाना खिलाने से साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन बहू भी कम न थी, अपनी सास को सुनाते हुए कहती है, आपका बेटा कितना दिन भर मेहनत करता है, वह तो आपको दिखाई नहीं देता, पर जरा सा हम घूम आए वह आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यह नहीं दिखाई देता कि घर में बेटे बहू हैं, 2 नाती पोते हैं, उनके भविष्य के लिए कुछ पैसे बचा करके रखे, खर्च करने में लगे हुए हैं। ये बुढ़ापे में आप लोग घूमने जा रहे हो, अगर कहीं बीमार होकर आए तो समझ लेना आपकी सेवा मैं नहीं करूंगी। इतना कहकर बहू भी अपने कमरे में जाने लगी तो रामस्वरूप जी अपनी बहू से कहते हैं, बेटा, घर में रहकर तुम्हारी सास क्या नहीं करती, सारे काम तो तुम उससे करवाती हो, क्या तब वो बीमार नहीं पड़ती? घर के काम करने से भी मेरी पत्नी बीमार हुई है, तब तो तुमने कितनी बार सेवा की, जो आज घूमने के नाम पर तुम कह रही हो बीमार हो जाओगी। रामस्वरूप जी की बात सुनकर बहू गुस्से में मुंह फुलाकर कमरे से निकल गई। मेनका जी तो अपने बहू बेटों की बातों को सुनकर एक कोने में बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। थोड़ी देर बाद मेनका जी अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हमें लगता है कि हमें अपने घूमने का प्लान बदल देना चाहिए, नहीं तो बेटे बहू हमें घर में 2 रोटी भी नहीं देंगे, मुश्किल हो जाएगा घर में रहना, दोनों सुना सुना कर हमारा घर में रहना ही मुश्किल कर देंगे। रामस्वरूप जी अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करो मेनका, मेरे होते हुए अब तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा, जितना कहना था कह लिया। तुम्हें पता है, पिछले महीने बहू बेटे शिमला गए थे, पूरे 1 लाख खर्च करके आए थे, लेकिन हम जरा सा खर्च कर दे तो दोनों हम पर गुस्सा करते हैं, हमारे लिए 1000 पर भी कलह कर देते हैं, हमें हमारे ही पैसे खर्च करने पर आंखें दिखाते हैं। अगर इनको हमारे लिए पैसे खर्च करने पड़ते तब तो यह हम दोनों को एक दिन भी खाना न खिलाते। ऐसे हम उनकी गलत बातों को कब तक सहते रहेंगे, किसी न किसी दिन तो हमें बोलना ही पड़ेगा। दूसरे दिन रामस्वरूप जी अपने बेटे बहू को बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा विवेक, इस महीने से मैं अपने पेंशन के तुम्हें पूरे पैसे नहीं दूंगा, घर के राशन का जितना भी खर्चा होता है 10,000 में हो जाता है, सिर्फ 10,000 ही दूंगा, बाकी के पैसे अपने पास रखूंगा, मेरे भी बुढ़ापे पे खर्च है, अब तो तुम्हारी माँ की दवाइयों का भी खर्च चलता है, कभी शुगर की दवाई तो कभी घुटने की दर्द की दवाई, और बार बार तुमसे पैसे मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता, अपने ही पैसे तुमसे मांगू यह मुझे मंजूर नहीं, ठीक है। पिता की बात सुन विवेक और पम्मी मुंह फुला लेते हैं। फिर उसी महीने से रामस्वरूप जी अपने पेंशन के पैसे बचाने लगते हैं। 3 महीने बाद रामस्वरूप जी अपना और अपनी पत्नी का 4 धाम यात्रा करने जाने के लिए टिकट करा लाए, वो भी हवाई जहाज की। अपने पत्नी को आकर टिकट दिखाए तो मेनका जी घबरा गई, क्या आपने पेंशन के पैसों को खर्च कर दिया? तुम चिंता मत करो मेनका, हम अपने बेटे बहू पर आश्रित नहीं है, हमारे पास खुद की पेंशन आती है, जब भी बेटे बहू कहेंगे मेरे पास हर बात का जवाब है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। रामस्वरूप जी घर के माहौल को अच्छी तरह से समझ रहे थे। उन्होंने नाश्ता करने के बाद अपनी पत्नी से कहा, मेनका, हम लोग घूमने जा रहे हैं तो चलो तुम्हें 1-2 साड़ी दिलवा देता हूँ, क्योंकि घूमने जाएंगे तो कुछ कपड़ों की भी तो जरूरत पड़ेगी, और मैंने भी अपने लिए पिछले कई सालों से एक भी नया कुर्ता नहीं लिया, तो सोच रहा हूँ एक नया कुर्ता पजामा अपने लिए भी ले ले। रामस्वरूप जी का इतना बोलना था कि बहू बेटे तो पहले से ही भड़के बैठे थे।
विवेक तो बस अपनी सारे हदें पार करते हुए बोला, पापा अब हम आपको नहीं रख सकते, आपने तो हद पार कर दी है। बुढ़ापे पर सैर सपाटा करने के लिए पेंशन के पैसे उड़ा रहे हैं, अब आप लोग अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लीजिए। सारी शर्म लिहाज बेच खाए हैं, बुढ़ापे पर घूमने जा रहे हैं। रामस्वरूप जी अपने बेटे से कहते हैं, बेटा हम अपने रहने का इंतजाम क्यों कर ले, ये घर हमारा है, मैंने इसको बनवाया था, मेरे सारे रिटायरमेंट के पैसे इसमें लगे हैं, इस घर का प्लॉट भी मैंने खरीदा था, तो इस हिसाब से तो यह घर मेरा है और कानूनी तौर पर भी यह घर मेरा है। तुम्हें याद नहीं है क्या, जब मेरी नौकरी थी तो हम सरकारी क्वार्टर में रहते थे, और जब मैं रिटायर हुआ तो तुमने हमसे कहा था कि पापा अब जब रिटायर हो गए हो तो हाईवे रोड में हम जमीन लेकर घर बना लेते हैं, तो हम सब के लिए अच्छा होगा। मेरा ऑफिस भी पास है और पास में ही अच्छे स्कूल और पार्क भी है, आप लोगों के लिए मंदिर भी है, और मैं तुम्हारी बातों को मानकर जमीन लेकर घर बनाने के लिए हाँ कर दी थी। इस घर के जमीन से लेकर एक एक ईंट तक मेरे पैसों का है, फिर मैं इस घर को छोड़कर क्यों जाऊं? हम कल ही घूमने के लिए निकल रहे हैं और 15 दिन बाद आएंगे, तब तक का हम तुम्हें समय दे रहे हैं, इस घर को खाली कर देना, अपने रहने का इंतजाम कर लेना। रामस्वरूप जी की बातें सुनकर बहू बेटे के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके पिताजी कभी इस तरह की बात भी उनसे कह सकते थे। इतने पर बहू को समझ में नहीं आता है, कहती है, अगर आप हमें इस घर से निकाल दोगे तो इतने बड़े घर का क्या करोगे, और कौन आपको रोटियां बनाकर खिलाएगा, कौन बुढ़ापे पर आपकी सेवा करेगा? हम बहू बेटे हैं, आखिरकार हम ही काम आएंगे। तब मेनका जी अपने बेटे बहू से कहती है, बेटा जब हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तो तुम हमारे ऊपर इतने बंधन लगाती हो और हर जगह आने जाने से रोक टोक करते हो। अरे अपने पैसे खुद पर ही खर्च करते हैं तब भी हम पर इतना रौब दिखाते हो। अगर हमें तुमसे मांग कर खाना होता तब तो तुम हमें तरसा ही देती, भूखे मार देती, एक एक पैसे के लिए हमें तंग कर देते। और रही बात बुढ़ापे पर देखने की, तो इतना बड़ा घर है, इस घर में मैं 2 लोगों को किराए पर रख लूंगी, एक काम वाले भी रख लूंगी, पेंशन के पैसे से मजे से अपना बुढ़ापा काटेंगे हम दोनों। तुम हमारे खाने की चिंता मत करो, हमारा तो बुढ़ापे का सहारा पेंशन है, पर तुम्हारे पति की तो कोई सरकारी नौकरी नहीं है, तुम्हारा बुढ़ापा कैसे कटेगा? अपनी चिंता करो बहू रानी, हमारे बुढ़ापे की चिंता मत करो। अपनी सास की ऐसी अद्भुत जवाब सुनकर बेटा बहू दंग रह गए। रामस्वरूप जी अपनी पत्नी को लेकर मार्केट चले गए, 2 साड़ियाँ खरीद कर ले आए, अपने लिए कुर्ता पैजामा ले आए। अब बहू ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अगर अब वह कुछ कहेगी तो उसकी सास उसे सुना देगी। फिर भी पम्मी से रहा नहीं गया, उसे तो अपने सास ससुर पर गुस्सा जो आ रहा था। अपनी सास को ताना देते हुए कहती है, हवाई जहाज में बैठने के औकात है इन बुड्ढों की। तभी मेनका जी अपनी बहू को उल्टा ताना सुनाते हुए कहती है, हवाई जहाज में बैठना तो दूर की बात है, हम तो हवाई जहाज खरीदने की औकात रखते हैं, दूसरों के सर में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। दूसरे दिन रामस्वरूप जी और मेनका जी को हवाई जहाज में बैठकर 4 धाम के दर्शन के लिए जाना था। रात भर हवाई जहाज के सपने उनको आते रहे, क्योंकि पहली बार वह हवाई जहाज में बैठने जा रहे थे। दोनों लोग सुबह तैयार होकर अपना बैग लगाकर आंगन में रख देते हैं। बहू बेटे को आवाज देते हुए कहते हैं, बेटा हम 15 दिन बाद आएंगे, तुम तब तक अपने कहीं रहने का इंतजाम कर लेना, जब तक हम आए तब तक घर खाली कर देना। इतना कहकर रामस्वरूप जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़ एयरपोर्ट के लिए निकल गए। एयरपोर्ट पर प्लेन को देखकर बच्चों की तरह चहक गए। मेनका जी तो हवाई जहाज को देखकर इतना खुश हो रही है कि सच में यह तो बहुत बड़े होते हैं, आसमान में उड़ते हैं तो लगता है छोटे हैं, इतने सारे लोग इसमें कैसे बैठ सकते हैं। लेकिन आज सामने से देख रही हूँ तो पता लगा है कि ये सच में बहुत बड़े होते हैं। रामस्वरूप जी और मेनका जी का हवाई जहाज का सफर एक सपने की तरह रहा। वह उनकी जिंदगी के बुढ़ापे के सबसे अच्छे दिन थे। एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत कर रहे थे। सभी धामों के दर्शन दोनों एक साथ मिलकर कर रहे थे। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए रामस्वरूप जी अपनी पत्नी से कहते हैं,
मेनका, हम बूढ़े हो गए तो क्या हमारे कुछ अरमान नहीं है? क्या हमारे बुढ़ापे के साथ साथ हमारी इच्छाएं और मन भी बूढ़े हो जाते हैं? क्या हमें अच्छे खाने पहनने या घूमने का कोई इच्छा नहीं रहती? बुढ़ापा आ जाने से क्या लगता है हमारे आज के बच्चों को कि जिंदगी खत्म हो गई है? यह तो भगवान का शुक्र है कि हमें पेंशन मिलती है, तो आज हम अपनी पेंशन के दम पर अपने बच्चों के सामने बोल पाए। लेकिन मुझे तो चिंता उन माता पिता की होती है जो अपना सब कुछ अपने बच्चों पर लुटा देते हैं। बुढ़ापे के लिए अपने पास कुछ भी नहीं रखते, फिर भी वो बच्चे तो अपने माता पिता को एक एक चीज के लिए तरसा देते होंगे। कैसे वो अपना बुढ़ापा काटते होंगे। हाँ, आप सही कह रहे हो। आज आपको पेंशन मिल रही है, इसलिए आज आप मेरे सपने को पूरा कर पाए, वरना 4 धाम की यात्रा तो बहुत दूर की बात है। हमारा बेटा अपने पैसों पर हमें कहीं भी ना ले जाए। खैर छोड़ो इन सब बातों को मेनका, तुम बस इधर आराम से घूमो, आराम से रहो, मैं तो यही चाहता हूँ। दोनों पति पत्नी 15 दिन आराम से भगवान के दर्शन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, नदी किनारे बैठकर ढेरों बातें करते हैं। यह 15 दिन कैसे निकल गए उन्हें पता ही नहीं चला। 15 दिन के बाद जब वह घर वापस आए तो देखा बहू और बेटे उदास होकर घर के आंगन में बैठे हुए हैं। जैसे ही रामस्वरूप जी घर के अंदर प्रवेश करते हैं, बेटा बहू दोनों ही उनके पैरों में आकर गिर गए और माफी मांगने लगे। पापा, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, अब हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। आपको जैसे इस घर में रहना है वैसे रहिए, जहाँ जाना है वहाँ जाइए, पर हमें इस घर से मत निकालिए। हम अपने घर को छोड़कर बाहर कहाँ जाएंगे पिताजी? मैंने कई घरों में जाकर तलाशा है, छोटे छोटे कमरों का भी कम से कम 15,000 किराया लग रहा है। आप ही सोचो, आपका बेटा अपना घर छोड़कर बाहर किराए में रहेगा तो कैसा लगेगा, लोग क्या कहेंगे? पम्मी कहती है, मम्मी जी आप ही पापा जी को समझाइए ना कि हमें इस घर से जाने के लिए ना कहें। अब हम आप लोगों से कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग आराम से रहना। क्योंकि पम्मी को भी समझ आ रहा था कि इस घर से जाएंगे तो 15,000 का तो किराया का घर मिलेगा, ऊपर से जो पिताजी के पेंशन आते थे वो भी हाथ से चले जाएंगे। रामस्वरूप जी को अब समझ आ जाता है कि उनके बेटे बहू को अकल आ गई है और वह उनके बुढ़ापे की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो वह कहते हैं, ठीक है बेटा, तुम इस घर में रह सकते हो। विवेक अपनी पत्नी से कहता है, जाओ माँ और पापा के लिए चाय बना कर ले आओ, वह थक गई होंगी, और उनके पैर भी दबा दो। रामस्वरूप जी मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचते हैं, अगर मैंने यह कठोर निर्णय नहीं लिया होता तो आज बहू बेटे हमें पहले की तरह ही दबा कर रखते और हम उनके सामने कुछ भी नहीं बोल पाते। कभी कभी जिंदगी में अपने लिए थोड़ा कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, थोड़ा स्वार्थी भी बनना पड़ता है। अगर अपने हाथ में पैसे हैं तो इतनी तो अपनी इज्जत बनाकर रखनी चाहिए कि आपसे कोई कुछ न कह सके, अपने पैसों के दम पर अपनी जिंदगी को इज्जत के साथ गुजार सके। और बेटे बहू को भी यह बात समझनी चाहिए कि माता पिता के प्रति उनका कुछ फर्ज होता है। उन्हें बुढ़ापे पर परेशान करना, उनके पैसों को अपने पास रख लेना, एक एक चीज के लिए तरसा देना, एक चीज के लिए परेशान कर देना समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि बुढ़ापा तो सबका आना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।